चलिए शुरुआत करें, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रॉब्लम का क्या आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कहाँ पे वो प्रॉब्लम आपके ब्रेन में कहाँ प्रॉब्लम आती है, न्यूरल पाथवे क्यों नहीं बन पाता? सिंपल सा लॉजिक है, साइंटिफिकली डिस्कस करें, न्यूरल पाथवे जो हम चर्चा करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, न्यूरल पाथवे क्यों नहीं बन पाता, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज उसको समझेंगे, नॉट ओनली डिस्कस, हम उसको समझेंगे। आपके पास 5 हथियार हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए। वो 5 टूल्स हैं आपकी, 5 सेंसेस। नंबर 1 विजुअल सेंस। विजुअल सेंस कौन सी होती है? देखने वाली सेंस। आपने कुछ देखा, आपको कुछ याद हो गया, आपको वो इमेजिन हो गया। ठीक है, विजुअल सेंस। दूसरी आती है आपकी ऑडियो सेंस। ऑडियो, आपने कुछ सुना, आपने वो जो सुना वो आपको याद हो गया। ठीक है, वो बातें आपको याद रहेंगी। तीसरा है काइनेस्थेटिक। अब अच्छा, काइनेस्थेटिक में 2 चीजें आती है, एक आती है टच और दूसरी आती है फीलिंग। ठीक है, एक आता है टच कि किसी चीज को आपने प्रैक्टिकली किया, आपकी बॉडी ने उसका इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेला कभी, कोई भी बचपन में कभी खेला, कौन सा? अब हॉकी स्टिक को कैसे पकड़ना है, हॉकी की स्टिक के साथ बॉल की मूवमेंट, आपकी कलाइयों की मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है, ये जब तक आप प्रैक्टिकली कर नहीं लोगे आपको याद नहीं रहेगा। आपने देखा होगा जो कोच होते हैं वो एक ही शॉट की बार-बार प्रैक्टिस कराते हैं, है ना? एक शॉट की बार-बार प्रैक्टिस कराते हैं, एक ही तरह से बॉल बार-बार क्यों कराते हैं? क्योंकि आपका न्यूरल पाथवे सेट हो जाए। हमें लगता है हमें तो आ गया ना, ये मारना आता है, फिर रोज सेम प्रैक्टिस क्यों करें? ये इसी तरह से हमें तो भागना आता है, रोज क्यों भागे? राइट? क्या हुआ, आपके ब्रेन को वो न्यूरल पाथवे में परफेक्शन आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से, लेकिन वो शॉट सिर्फ देखने से या सुनने से नहीं आएगा, वो करने से आएगा, है ना? तो जो चीज हमें करने से आती है उसे काइनेस्थेटिक सेंस के थ्रू बोलते हैं लर्न करना, जो फिजिकली प्लस किसी पर्टिकुलर चीज के साथ कोई इमोशन अगर जुड़ जाता है, वो भी काइनेस्थेटिक सेंस की वजह से। ठीक है, अब आ गया स्मेल और टेस्ट। ये भी इस तरह से है कि मान लीजिए मैं आपको अभी मैं 5 सेंसेस की जानकारी का आपको एहसास करा, ठीक है, अब उससे आपको पता चलेगा कि सेंसेस कैसे काम करती हैं, ठीक है, और इनसे न्यूरल पाथवे कैसे बनता है। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आंखें खोल के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो, कंफर्टेबल जैसे भी आप, ठीक है। सो इमेजिन करें आप अपने घर के मेन गेट के डोर पे खड़े, इमेजिन करें आप अपने घर के मेन गेट के डोर पे खड़े, आपके घर का डोर किस तरह से है। आप एक काम कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन आप खुद कह रहे हैं पुअर है, तो आप एक बार आंखें बंद करें ताकि अच्छे से इमेजिन। राइट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ। इस तरह की एक्सरसाइजेस से इमेजिनेशन पावर इंप्रूव भी होती है। तो इमेजिन करें आप अपने घर के मेन गेट पे खड़े हैं, देखिए आपके घर का मेन गेट का कलर क्या है, साइज क्या है, डिजाइन क्या है, कितना बड़ा है। घर के मेन गेट पे अगर कोई नेम प्लेट लगी है, उस नेम प्लेट का नाम, उस पे क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, उसे देखिए। घर का डोरबेल बजाइए या गेट को नॉक कीजिए, डोरबेल बजने से या नॉक करने से किस तरह की आवाज आती है, उस आवाज को सुने। घर के अंदर जाएं, जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं, इमेजिन करें आप सीधा अपने बेडरूम में जा रहे हैं। देखिए आपके बेडरूम के अंदर किताबें कहाँ रखी हैं, आपका बेड कहाँ है, बेडशीट का कलर क्या है, पिलो का डिजाइन क्या है, आपकी छत का डिजाइन क्या है, आसपास दीवारों पे क्या-क्या चीजें रखी हैं, आपका जरूरी सामान आपके बेडरूम में कहाँ रखा है। इमेजिन करें, अपने रूम का जायजा लें कि आपके रूम में कहाँ पे क्या सामान रखा है। इन सभी चीजों का जायजा लेते वक्त ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, कहीं बाथरूम से कोई नल तो खुला नहीं रह गया, पानी की टपकने की आवाज तो नहीं आ रही। ध्यान से सुनिए, अगर आ रही है तो सीधा बाथरूम के अंदर जाएं और जहां से अगर पानी टपक रहा है तो उसे बंद करें। फिर सीधा किचन में जाएंगे, किचन के अंदर देखिए सिंक कहाँ है, बर्तन कहाँ है, बाकी सामान कहाँ रखा हुआ है किचन का, गैस इंडक्शन स्टोव कहाँ रखा हुआ है। अब आपका फ्रिज कहाँ पे है, अपने फ्रिज का साइज देखिए, उसका कलर देखिए,
धीरे धीरे फ्रिज की तरफ बढ़े। इमेजिन करें जैसे जैसे आप फ्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रिज का साइज आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप फ्रिज के पास पहुंचे, आपने फ्रिज का गेट खोला, जैसे ही डोर खोला अंदर से एक सफेद रोशनी और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, महसूस करें। फ्रिज के अंदर से एक नींबू निकालें, उस नींबू को लेके बाहर आए और एक चाकू से नींबू के 2 हिस्से करें। जैसे ही नींबू के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को उठाएं, मुंह में रखें और जोर से दबा दें। दूसरे हिस्से को उठाएं, मुंह में रखें और जोर से दबा दें और धीरे से आईज ओपन करके सामने देखें। अपने आईज एंड लुक एट मी। अब हमने कुछ चीजों को ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने कुछ चीजों को विजुअलाइज किया, इमेजिन किया, ठीक है। कुछ आवाज को सुनने की कोशिश की, कुछ चीजों को महसूस किया और कुछ को टेस्ट किया, राइट। अब देखते हैं कि वो कौन सी सेंस आपकी काम कर रही थी। आपको घर का मेन डोर, अपने घर की चीजें, बेडरूम सब दिखाई दे रहा था, यस और नो? गुड। डोरबेल की आवाज अच्छे से आ रही थी? दरवाजा खुलने पे या दरवाजा नॉक करने पे किस तरह की आवाजें आती हैं? गुड। जैसे ही रूम के अंदर गए, जो पानी टपकने की आवाज आ रही थी, पानी टपक रहा था कहीं से? नहीं आई? अच्छी बात है, इसका मतलब आप एक डिसिप्लिन बंदे हैं, आप कम्युनियन काम में लापरवाही नहीं छोड़ते। दैट्स गुड। जैसे ही आप किचन में पहुंचे, फ्रिज में से आपने नींबू निकाला, क्या आपको नींबू का टेस्ट आया? नींबू का आपको टेस्ट आया, ठीक है। ठंडी हवा महसूस कर पा रहे थे फ्रिज खोलने पे? गुड। अब एक छोटी सी चीज बताएं, ना आप कहीं गए, ना मैं आपको लेके गया, ना मैंने आपको फिजिकली कुछ दिखाया, ना मैंने फिजिकली कुछ सुनाया, ना मैंने फिजिकली टेस्ट कराया, ना महसूस कराया, लेकिन आपकी मेमोरी में जो विजुअल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, वो विजुअल इंफॉर्मेशन काम कर गई, ऑडियो इंफॉर्मेशन काम किया, टच, काइनेस्थेटिक्स, स्मेल, टेस्ट सबने काम किया। बिना यहां से हिले आपके ब्रेन को रियलिस्टिक एक्सपीरियंस हुआ, यस और नो? अब ये जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ब्रेन जो है इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता, तो क्या इमेजिन है क्या रियलिटी है ब्रेन के लिए सेम है। तो जैसे अभी हमने किया, तो हम जो इमेजिन कर रहे थे हमें बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें बिल्कुल ऐसे लगा कि हम अपने रूम में घूम ही रहे, अपने हाउस में घूम ही रहे, राइट। तो ये इमेजिनेशन और रियलिटी में ब्रेन तो डिफरेंस नहीं जानता, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपको नींबू का टेस्ट आया? आपको क्यों ऐसा हुआ कि आपको वो चीजें प्रैक्टिकली दिखी, ऐसे लगा कि मेरे सामने हुआ? बिकॉज ऑफ योर मेमोरी एंड योर सेंसेस। आपकी सेंस ने नींबू का जो टेस्ट आपको दिलाया, वो हो सकता है लेमन जूस का हो सकता है रो नींबू आपने कभी चूसा हो, ठीक है, हो सकता है किसी चीज में आपने नींबू पानी आपने पिया हो, या किसी चीज में आपने नींबू ज्यादा डाला हो तब उसका टेस्ट आया हो। जरूरी नहीं है एक ही चीज का टेस्ट आए, इट कुड बी डिफरेंट, नींबू का ही टेस्ट होगा लेकिन सिचुएशन अलग हो सकती है। आपको कैसा आया था? नींबू का टेस्ट कैसा आया था? अच्छा, कभी रो नींबू चूसा था आपने काट के ऐसे? हाँ, तो वही वो मेमोरी ट्रिगर हो गई, ठीक है ना, तो सेम मेमोरी ट्रिगर हो गई, तो सेम एहसास आपको उस दिन हुआ था, वो सेम एहसास आज हो रहा है। जो एहसास आपको पहले कभी हुआ था, वो सेम एहसास आपको दोबारा हो रहा है। ये हो रहा है आपकी मेमोरी की वजह से। आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल है कि आपको अतीत में घटी हुई कोई घटना को आज दोबारा जिंदा कर देती है आपके लिए, ठीक है। अब ये मेमोरीज कैसे फॉर्म होती है उसको समझेंगे, मेमोरीज कैसे गड़बड़ आ जाती है, हमें याद क्यों नहीं रहता उसको समझेंगे, ऑलराइट। इन पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यस और नो? हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके। जैसे आपने अपने घर की चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और आपका एक एक्सपीरियंस बना, है ना, एक मेमोरी बनी। अब ये जो एक्टिविटी हमने की, ये भी एक मेमोरी में दर्ज हो जाएगी। ये जो क्लास हमने की जिसमें हमने ये एक्टिविटी की, ये भी एक मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी।
ये क्लास के अंदर हमने ये एक्टिविटी की थी और उस एक्टिविटी में मुझे ऐसा लगा था, ये भी एक मेमोरी बन जाएगी। हमारे पास दो तरह की घटनाएं होती हैं, दो तरह के इवेंट होते हैं। नंबर वन, इवेंट नंबर 1, E1 क्या होता है? E1 वो घटनाएं जो हमारी सेंसेस एक्सपीरियंस करती हैं प्रैक्टिकली, कॉन्शियसली। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। ये वे घटनाएं हैं जो हमारी बाहर है, हमारी बॉडी से बाहर की घटनाएं, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस से न्यूरल पाथवे पे जाती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू, और सीधा जाती हैं हमारे ब्रेन के थ्रू। यही होता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो जानकारी सीधी सीधी मेरे ब्रेन में जाती है। असल में होना तो यही चाहिए। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, जो मैंने टेस्ट किया, स्मेल किया, जो भी चीज मैंने बाहर से एक्सपीरियंस की, इंफॉर्मेशन जो मैंने बाहर से ली, वो सीधी मेरे दिमाग में जानी चाहिए। यस और नो? अगर ऐसा हो जाए तो इट मींस मैं दुनिया में सबसे बढ़िया मेमोरी वाला बंदा बन जाऊंगा कि बचपन से आज तक मैंने जो कुछ भी समझा, देखा, सुना, वो सब मुझे अगर याद है तो सबसे इंटेलिजेंट बंदा तो मैं हूं, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या ऐसा रियल में होता है कि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो आप सुनते हैं क्लासरूम में, जो समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ आप एग्जाम में लिखाते हैं? क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ब्रेन में न्यूरल पाथवे में जो बीच में ब्रेक डाउन आता है ना, टूट जाता है रास्ता, ये न्यूरल पाथवे टूट जाता है। ये न्यूरल पाथवे जो टूटता है, ये टूटता है एक प्रोसेस की वजह से जो ब्रेन में निरंतर चलता रहता है। उस प्रोसेस को कहते हैं DDG। क्या कहते हैं? DDG, ठीक है? हाँ, अब ये DDG ही हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम की जड़ है। DDG नॉट ओनली एकेडमिक्स, आपके जीवन की हर समस्या की प्रॉब्लम जड़ जो है वो ये DDG है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात करते करते आपने कुछ ऐसा कहा जो आपके फ्रेंड ने उसका गलत मतलब निकाला और आप दोनों में झगड़ा हो। फिर आप सॉरी कह लो, पीछे पड़ लो, नमस्ते कह लो, कुछ कह लो, ये DDG जो है ये उस सिचुएशन को ठीक ही नहीं होने देता। ठीक है? कि आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसका मतलब आपने कुछ और निकाल लिया, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अलग तरीके से गई और चीजें और ज्यादा वर्स हो गई, अच्छी होने से ज्यादा बिगड़ गई। ये कई बार होता है ना हमारे साथ, जब बुरा चल रहा है, कहते हैं ना बुरा टाइम चल रहा है, तो बुरे टाइम में सब बुरा ही होता है। तो बुरा टाइम जो है ना, ये DDG लेके आता है। ये बुरा टाइम ये DDG लाता है, और बुरे टाइम को और बुरा भी यही करता है। ठीक है? समझेंगे अभी कैसे करता है, ये क्या करते हैं, क्या है DDG? अब DDG क्या करता है, होता क्या है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट हुई, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आई उसे हमने कहा E1। क्या कहा? जो जानकारी हमारे दिमाग में पहुंची उसने हमें कहा E2। E1 का मतलब है इवेंट नंबर 1, E2 का मतलब है इवेंट नंबर 2। ठीक है? तो इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 ये दोनों के दोनों हमारी मेमोरीज होती हैं। ये वो मेमोरी है जो रियल में होना चाहिए। दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई है। E1 जो है सच्चाई है, लेकिन E2 जो है वो कल्पना है, वो इमेजिनेशन। E2 इज द मीनिंग ऑफ E1। E2 E1 का मीनिंग है। किसी घटना का हम क्या मतलब निकालते हैं, वो मतलब जो है E2 होता है। ठीक है? मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठते ही एक पुलिस ऑफिसर आया क्लास के अंदर। मान लो आप पढ़ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक लंबा चौड़ा पुलिस ऑफिसर आया, हाथ में उसका डंडा।
ठीक है, और आते ही बोला भैया हर्ष कौशिक कौन है? सभी बच्चों की नजरें आपकी तरफ, राइट? आप खड़े हुए। अब जब मोमेंट उन्होंने आपका नाम बोला, आपके दिमाग में किस तरह के विचार आएंगे? गंदे विचार आएंगे, अब मैंने क्या कांड कर दिया, ये क्यों आए हैं, ऐसा क्या हो गया, है ना, किसने कंप्लेंट कर दी। अब जितने भी कांड बचपन में आपने किए होंगे, मतलब बचपन इन द सेंस कुछ दिनों पहले किए होंगे, वो सारे याद आने लग जाएंगे, है ना? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज याद आने, और जैसे जैसे वो पुलिस ऑफिसर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, घबराने लग जाओगे आप, दिमाग जो है वो 200 से ज्यादा स्पीड में भागेगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट? ये सब कुछ आपके साथ होगा। अब जैसे ही वो आपके पास पहुंचा, उसने आपको गले से लगा लिया और कहा थैंक यू सो मच, आज जिस बच्चे को आपने रोड पे बचाया था वो मेरा था। एंड अब सीन क्या है, ऑल ऑफ सडन आपका दिमाग टोटली 180 डिग्री घूम जाएगा। अब आप नर्वस होने की बजाय स्माइल करोगे, हंसोगे, छाती दुगनी चौड़ी कर लोगे, राइट? यस और नो? ऐसा क्यों हुआ? दो एक्सपीरियंस क्यों हुए? जैसे ही आपने उस पुलिस ऑफिसर को देखा, ध्यान से समझना, मैं बड़ा प्रैक्टिकली बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझा पाऊं। आपने उसको देखा, आपने अपना नाम उसकी भारी भरकम आवाज से सुना, आपके अंदर एक फीलिंग आई, ठीक है? उस इन तीनों चीजों की वजह से जो घटना थी, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पहुंचने से पहले इस डीडीजी से होके गुजरी और आपने उसका एक नया मतलब निकाल लिया, अपने आप ही मतलब निकाल लिया, जबकि मतलब सिचुएशन खत्म होने के बाद पता चलती, लेकिन हमने उससे पहले ही अपना मतलब निकाल के अपने बिहेवियर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है ना, आपने मूवीज में देखा हुआ, एक पुलिस वाले ने किसी का नाम पुकारा, वो पुलिस को देख के भाग गया, डर के भाग गया। अब उसके दिमाग ने तो ये सोचा ना उसको पकड़ने आया, हो सकता है उससे कुछ पूछने आए, उसको कुछ देने आए हो, लेकिन उसके दिमाग ने, अब इस चक्कर में पुलिस वाले क्या करेंगे, वो रियल में उसके पीछे भागेंगे, वो पुलिस वाले सोचेंगे ये पक्का गड़बड़ करके आया हुआ है तभी भाग रहा है। अब वो भागते भागते किसी से टकरा जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, अब पुलिस वाले उस तक पहुंचेंगे, वो पूछेंगे भाई क्यों भाग क्यों रहा था, हम तो ये देने आए थे देखो, और फिर माथे को हाथ लगाए कहेगा ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना? फिर कहेगा मेरी तो सारी किस्मत ही खराब है, पार्डन माय वर्ड्स, पर इस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, राइट? अब दोष हमने किस्मत को दे दिया, लेकिन दोष था किसका? हमारे दिमाग में जो बाहर की घटना का परसेप्शन बना था, इसे इंग्लिश में कहेंगे परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है धारणा, परसेप्शन का मतलब है धारणा, ये हमने क्या मतलब निकाला उस घटना का। ऐसा होता है ना, बचपन में आप घर पहुंचे, आपने देखा मम्मी भी बैठी हैं, पापा भी बैठे हैं, भाई बहन सब बैठे हुए हैं और टेंशन है, चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है पापा की, तो आपकी जो स्पीड 200 की थी घर में घुसते वक्त, वो 0 की हो जाएगी, आप बिल्कुल स्लो मोशन में आगे बढ़ेंगे, डरते डरते, घबराए हुए होंगे, और हिम्मत होगी तो पूछ लेंगे, नहीं तो चुपचाप खड़े रहेंगे। और द मोमेंट यू आस्क कि क्या हुआ, सभी कहेंगे सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे एंड ऑल ऑफ सडन मोमेंट चेंज, सरप्राइज पार्टी, राइट? तो क्या हुआ, आपके अपने परसेप्शंस ने आपका मतलब निकाला, ठीक है ना? सिचुएशन का मतलब निकाला। एकेडमिक्स में कैसे काम करेंगे? टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने सुनाया, टीचर ने महसूस कराया, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल था तो उसमें स्मेल या टेस्ट वाली चीज भी थी तो आपने वो भी कर ली। अब वो सारी जानकारी सीधी आपके दिमाग में जानी चाहिए, लेकिन होता क्या, वैसी जाती नहीं है। किस वजह से नहीं जाती? डीडीजी की वजह से नहीं जाती। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डेली लाइफ है, एकेडमिक हो या प्रैक्टिकल आपकी जनरल लाइफ हो, सब में ये बीमारी है, आपके लाइफ को बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है, ठीक है?
तो आज हम समझेंगे कि आप जो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो उसकी भी वजह ये है या गलत इमेजिन कर पा रहे हो। अच्छा, हमने एक स्टोरी ना कुछ दिन पहले की थी, 3-4 दिन पहले की थी। एक बार देखते हैं कि जो न्यूरल पाथवे मैंने बनवाया था, आपको वो अभी भी याद है या नहीं? सलमान खान के बाद वाला वर्ड क्या था? हाँ जी? कैट। अच्छा जी। वोटर से पहले वाला वर्ड क्या था? पहले पहले वोटर, रिवर से पहले नहीं, वोटर से पहले। बैग। लॉयन के बाद वाला वर्ड क्या था? लॉयन के बाद क्यों याद है आपको अभी तक? कब याद किया था? आई थिंक फ्राइडे को। फ्राइडे गया पूरा, हमने मॉर्निंग में किया था, सैटरडे पूरा गया, संडे पूरा गया, मंडे आ गया। 3 दिन 72 घंटे जा चुके हैं, अभी भी वो स्टोरी आपको क्यों याद है? क्योंकि जिस तरह से मैंने बनवाया था उसमें मैंने मूवी कलर, 3D यूनिक आए, सब डाला था। उसमें मैंने सब डाला था। हो सकता है कि आप जो स्टोरी बना रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। ठीक है? कोई गैप आप छोड़ के जा रहे हो। राइट? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं डीडीजी को। फिर आज के टॉपिक पे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? E1 और E2 क्या है ना? अब E1 E2 का एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा टी, आपके दिमाग में क्या बना? क्या आया? जैसे ये वर्ड आपने सुना टी, आपके दिमाग में क्या आया? टी मीन्स क्या? आपके दिमाग में टी अल्फाबेट आया। हो सकता है मैंने ये कहा हो, है ना? मैंने कहा ताज, दिमाग में क्या आया? ताज कैसा ताज? क्या इमेज आ रही है दिमाग में? क्राउन की इमेज आती है। पर क्या इसका हो सकता है इस टाइम मैंने सिर्फ ताज ही बोला हो, ये जे ही बोला हो। Isn't so? मेरा जो इनपुट मैं आपको दे रहा हूं और जो आउटपुट आप मुझे दे रहे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, यस और नो? नॉट नेसेसरी कि आपके दिमाग में टी पे टी आएगा, टी पे टी नहीं आ सकता। हो सकता है कोई चाय पत्ती आ गई हो, चाय का कप आ गया हो, कोई और व्यक्ति होगा उसके दिमाग में कुछ और आता है। किसी के दिमाग में ताज सुनते ही ताजमहल आ गया हो, आपके दिमाग में ताज का क्राउन आया, उसके दिमाग में हो सकता है ताजमहल आ गया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब जानकारी मैंने आपको दी थी वर्ड फॉर्म में, आपके दिमाग में क्या बनी उस वर्ड को सुनते ही? राइट, आपके दिमाग में उसको सुनते ही क्या बनी? उसकी इमेज बनी। तो वर्ड सुनते ही इमेज बनी। तो इनपुट तो था वर्ड, आउटपुट भी वर्ड में होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट किस में आया? E1। अब आपने अपनी ऑडियो सेंस का ही तो इस्तेमाल किया था ना। इवेंट नंबर 1, बाहर से जो आवाज आपके कानों में गई वो ऑडियो सेंस के थ्रू जा रही थी E1, लेकिन E2 में क्या आंसर आ रहा था? इमेज। इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट। इसका मतलब हम कुछ भी सुने, देखें, महसूस करें, स्मेल करें, टेस्ट करें, हमारा दिमाग उसका आंसर किस में देगा? सिर्फ इमेज में देगा। अब इमेजिनेशन ही तो सारा खेल है, इमेज ही तो सारे खेल है। अगर आपकी इमेज आपके ब्रेन में क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हैं, तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इमेज प्लस इमोशन, अगेन मैं याद करा रहा हूं, इमोशन नहीं छोड़ना हमने पहले लेक्चर में किया था ना, इमोशन। इमेज प्लस अ इमोशन विद इट, एन इमोशन विद इट। ठीक है?
ये क्लियर है? अब ये डीडीजी क्या करता है? डीडीजी हमारे साथ इतना गेम क्यों खेलता है? अब कोई भी चीज आप इमेजिन करते हैं, कोई भी चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस इमेजिनेशन के अंदर जो प्रोसेस है डीडीजी, उसमें पहले डी का मतलब होता है डिलीटेशन, डिलीट होना। अब होता यही है कि टीचर हमें पढ़ाते 100 हैं, घर आते आते 80 रह जाता है, एक हफ्ते होते होते 50 रह जाता है, एग्जाम आते आते 20-30% ही याद है, बाकी सब भूल गए। होता नहीं होता? तो जानकारी हमारे दिमाग से क्या हो जाती है? डिलीट्स हो जाती है। दूसरे डी का मतलब है डिस्टोर्ट होना। डिस्टोर्ट मतलब बिगड़ जाना, बिगड़ना। ठीक है? अब जानकारी आई, उसका मतलब हमने कुछ और ही निकाल लिया। जानकारी आई कुछ थी, हमने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। टीचर ने समझाया, कहा कुछ, हमने उसका मतलब निकाल लिया कुछ। ठीक है? जैसे मान लो आप सीधे चल रहे हो, सामने से आपके टीचर आ रहे हैं, आपने कहा नमस्ते सर, और टीचर सीधे चले गए बिना रिप्लाई दिए, तो उसका क्या मतलब निकालोगे? हो सकता है आपने निकाला, ध्यान नहीं दिया, दूसरा बच्चा सुन सकता है कि हो सकता है टीचर बड़ा इगोइस्टिक है ना? मेरी बात की वैल्यू नहीं की। मान लो आप 4 बच्चे जा रहे हो, अब 4 बच्चों में आपने सिर्फ नमस्ते कहा, बाकी 3 चुप रहे थे, टीचर ने रिप्लाई नहीं दिया, टीचर सीधा चला गया, बाकी 3 आप पे हंसने लग गए। अब क्या मतलब निकलेगा? आपकी बेइज्जती हो गई। यस और नो? अब ये बेइज्जती हुई नहीं है, ये बेइज्जती का मतलब हमने निकाल लिया। हो सकता है टीचर बहुत ज्यादा टेंशन में हो, उसने रियल में ही आप वाली बात उसने ध्यान ही नहीं दिया हो, लेकिन बाकी 3 बच्चों ने उसका एक अलग मतलब निकाला, और अलग मतलब निकालने से जो माहौल क्रिएट हुआ, उस माहौल का आपने फिर एक अलग मतलब निकाल लिया। अब तो रियल में बेइज्जती होगी। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे टीचर आपकी तरफ आ रहा था, आप भी जा रहे थे, अब आपने पक्का मन कर लिया कि आज तो मैं नमस्ते नहीं कहूंगा। लेकिन अब की बात टीचर आपको आगे से बोल लेता है, बेटा कैसे हो? एंड द मोमेंट ही सेड दैट, आपके 2 रिएक्शन होंगे, या तो आप अवॉइड करोगे बदला लेने के लिए, है ना? या फिर दूसरा, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आपने बदला ले लिया, तो हो सकता है ना, मतलब अब अगली बार टीचर ये सोचेगा इसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब आपके और टीचर में ना चाहते हुए भी गैप बन जाएगा। अब आप उस टीचर से पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ गुड ही इज। यस और नो? और वो टीचर आपको पढ़ाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए तो आइडल स्टूडेंट कौन? जो टीचर की रिस्पेक्ट करे, और हर्ष कौशिक कौन? जो रिस्पेक्ट नहीं करता। अब इसमें आपकी कोई गलती थी? प्रैक्टिकल सिचुएशन में टीचर की कोई गलती थी? किसी को गलती नहीं थी, सारी गलती इस बीमारी की थी, डिस्टोर्शन की। टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि फलाना सन में वो पैदा हुआ और फलाना सन में उसने वो क्रांति करी। अब क्या हुआ? एग्जाम आया, अब जिस सन में उसने क्रांति करी थी वो सन आपने पैदा हुआ के लिए लिख दिया, जिस सन में वो उसने क्रांति वो पैदा हुआ तो वो सन आपने क्रांति के लिए लिख दिया। अब टीचर अपना माथा पीट रहा है, क्या नंबर दूं इसके? आपके हिसाब से आपने जानकारी सही लिखी, क्योंकि दोनों नंबर आपके दिमाग में थे, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स वो चेंज हो गई। जो नीचे वाला नंबर था ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, लेकिन नंबर सही था। आपके हिसाब से क्वेश्चन सही था और टीचर के हिसाब से क्वेश्चन गलत था। यस और नो? हो जाता है। इसे डिस्टोर्शन बोलते हैं। तीसरा जी, जी मतलब जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन होता है बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास। जैसे ये बुक याद करने के लिए दूं, अच्छा स्पीड रीडिंग की आपने प्रैक्टिस की होगी, कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है उससे?
प्रैक्टिस की है, पढ़ के देखा है? पढ़ने की स्पीड बढ़ रही है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये बुक दूं आपको पढ़ने के लिए और ये दूं, तो जब ये दूंगा तो आपके दिमाग में क्या विचार आएगा कि आपको ये याद करनी है? क्या थॉट आएगा दिमाग में? जेन्युइन थॉट, टाइम लगेगा। और ये पूरी बुक याद करनी है, ये होगी नहीं। अब इस पूरे सवाल के अंदर दो बातें ध्यान से, इस पूरे सवाल क्या था, आपको दो बुक्स दी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा कि ये बुक याद कर लोगे, क्वेश्चन यही था। आपने पहले वाली बुक में कहा जी टाइम लगेगा, कर लो, ठीक है। दूसरी बुक, ये बुक याद कर लोगे, ये नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? ये ना वाला ऑप्शन निकल के आया आपके बिलीफ सिस्टम से। ना वाला ऑप्शन कहां से निकल के आया? आपके बिलीफ, जर्नलाइजेशन, कि ये एक जर्नलाइज्ड है कि बड़ी मतलब मुश्किल हो सकता है। इस बुक में हर पेज पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, हो सकता है ये पूरी की पूरी बड़ी बुक एक स्टोरी हो, कोई नोवेल हो, पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। हो सकता है इस बुक में हर लाइन के नीचे एक तस्वीर हो समझाने के लिए, कंटेंट उतना ही हो लेकिन साइज बड़ा है। बट हमारे लिए क्या था? साइज मैटर्स जी, ये बड़ा है मतलब मुश्किल है। अब क्या हो गया, क्या डिलीट हुआ? पहली चीज, ये इंफॉर्मेशन किस चीज की है, क्या है, ये बुक क्या है। आपने ये नहीं पूछा कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है, क्या है, याद हो वो तो आप बाद में देखोगे ना, पहले ये तो देखो सब्जेक्ट क्या है। हो सकता है हिंदी की हो, ये वाली इंग्लिश की है, वो हिंदी की हो, या आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसी की हो। पहला, डिलीटेशन ने काम कर दिया, डिलीटेशन ने आपकी जानकारी आधी डिलीट कर दी। जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था वो क्वेश्चन आपको याद ही नहीं रखने दिए। डिस्टोर्शन ने दूसरा काम कर दिया। डिस्टोर्शन ने क्या किया कि भैया छोटी वाली बुक में टाइम लग सकता है, हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन बड़ी वाली इतनी बड़ी तो मैंने कभी की नहीं, तो बड़ी वाली तो मुश्किल होती है। आज तक सबने यही कहा है, इतनी बड़ी बुक, यही बोला जाता ना, इतनी बड़ी बुक याद करेगा। हम स्कूल में थे ना, तब हमारे माँ बाप कह देते थे जब नई किताब लेके आते, इतनी बड़ी बुक याद करेगा। जैसे ही वो लाइन उन्होंने बोली, बूम, जब मेरे बाप के लिए ये मुश्किल है तो मेरे लिए तो है ही। अब मैं कितनी कोशिश कर लूं वो याद नहीं होगी, क्योंकि क्या हो गया, मैंने अपना उसका एक मतलब निकाल लिया, बड़ी बुक मतलब मुश्किल बुक, राइट। एंड बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमने कोई काम पहले कर ही नहीं रखा, इतनी बड़ी बुक हमने याद कर ही नहीं रखी, तो हमारे अंदर से वो विश्वास ही पैदा नहीं होता। ये बिलीफ सिस्टम है, जिस वजह से आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना, वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से लगता है। आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैथ तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा, हिस्ट्री तो मुझे बोरिंग लगती है, ठीक है, इंग्लिश मुझे याद नहीं रहती, बोलना बहुत मुश्किल लगता है। ये सब कुछ कहां से हुआ भैया? ये जनरलाइजेशन ने किया। आपने उसका एक मतलब मीनिंग बिलीफ सिस्टम ने निकाल लिया कि भैया ये चीज ऐसी है। एक टीचर आया, आते ही क्लास में डंडा मारा, ये तो गंदा टीचर है। आया टेबल पे डंडा मारा, स्ट्रिक्ट टीचर है, बेकार टीचर। एक टीचर आया, आते ही मजाक करने लगा, ये बढ़िया टीचर है। पढ़ाता कैसा है वो टेंशन नहीं, हमें डील कैसे करता है वो टेंशन है। अब ये क्या है? ये आपका बिलीफ सिस्टम। समझ में आ रही है चीजें क्या चीज कैसे चलती है? आप मान लीजिए मान लेते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गए और आपको कहीं से एक खबर सुनने को मिल गई, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। क्या रिप्लाई आएगा आपके माइंड से? बहुत टफ कंपटीशन है। अब
एक दूसरे कंपटीशन में गए, यहाँ तो 1 करोड़ बच्चों ने फार्म भर रखा है। अब मेरा नंबर नहीं आने वाला, ऐसा ना। मैं ना अपना पर्सनल बताता हूँ। अब क्या है, हम नॉर्थ इंडिया वाले माँ बाप को सरकारी नौकरी ही चाहिए होती है, ठीक है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो जब आई वाज इन 12th, तो 12th के बाद फॉर्म भरने होते हैं एग्जाम्स के, गवर्नमेंट जॉब्स के तैयारी करने और। तो जैसे ही मैं फॉर्म भरने जाता था और कहीं से अगर ये खबर मुझे मिल जाए कि कितने बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, मैं ड्रॉप कर देता था अपना आइडिया और वापस आ जाता। मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चल जाता था इसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं ड्रॉप कर देता और मैं सिर्फ उसी फॉर्म को अप्लाई करता जिसमें कम कंपटीशन है, चाहे वो जॉब कितनी बेकार क्यों ना। उस टाइम की साइकोलॉजी बच्चों के हिसाब से मेरी वैसी है। क्यों? क्योंकि ये कम था मेरा ना खुद पे विश्वास था, ना अपने ब्रेन पे विश्वास था, अपने टैलेंट पे विश्वास था, ना अपने टीचर्स पे था कि वो मुझे इतना सिखा पाएंगे कि मैं आगे बढ़ पाऊं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें कुछ भी करने से रोक देता है। 1 करोड़ के मुकाबले में 10 लाख वाला तो बहुत आसान है, ये सुनो। जो 10 लाख वाला पहले मुश्किल लग रहा था, वो 10 लाख वाला आसान बन जाता है, क्योंकि उससे मुश्किल एक और है। लेकिन वो 1 करोड़ वाला भी मुश्किल नहीं है अगर आपको उससे बड़ा टारगेट मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी लिमिट्स को पुश करने वाली बात है। अगर आपको मैं पहले दिन 40 वर्ड की बजाय 400 वर्ड याद करने के लिए बोलता, तो आपकी वर्डिंग क्या होती? ये नहीं होगा, इतने याद हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले नहीं किए। 40 वर्ड के लिए आपने 20 मिनट दिए, अब आपको वो 10 मिनट में याद होने हैं। समझ रहे हैं? टाइम कम हो गया, 3 दिन में ही टाइम कम हो गया, 3-4 दिन में। हम कैसे अपना रिड्यूस करते जा रहे हैं डे बाय डे टाइम। अब क्या सीन है, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ते हैं, एनकरेज करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। मैं रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहा था, रास्ते में एक हिल थी और रिवर वाले बोट वाले भैया ने बोला ऊपर जाओ, कूद जाओ। गंगा गया था, हरिद्वार ऋषिकेश गया था। मेरे कई दोस्त चढ़ गए, मैं भी चढ़ गया उनको पीछे पीछे। अब मुझे फियर ऑफ हाइट था, और जिसको मैं ये मानता था इसको तो है ही नहीं, वो वहां आगे जाके वापस आ गया, लहरों को देख के, इतनी तेज लहरें थी। एंड द मोमेंट वो वापस आया, मेरी जो हार्ट बीट थी वो 200 बार, मतलब इससे नहीं हुआ तो मुझसे कहां हुआ। बिलीफ सिस्टम है ना। दूसरा उसके मेरा तीसरा नंबर था, दूसरा गया, वो पहले वाले को देख के वो पीछे आ गया, जबकि वो पहले ये काम कर चुका था, लेकिन अब की बार वो पहले वाले को देख के पीछे आ गया। वो पहले ये काम कर चुका था, मैंने दोनों को आगे इसलिए भेजा था कि इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिले। लेकिन द मोमेंट उन्होंने बैकआउट किया, जब मेरा बैकआउट करने का माइंड था, आई जस्ट आस्क्ड माई सेल्फ टुडे और नेवर, नाउ और नेवर वाली फीलिंग। एंड मैंने बिना सोचे समझे, वो लोग बात कर रहे थे, वो मुझसे भी मोटिवेट कर रहे थे, वो करते करते मैं कूद गया। एंड द मोमेंट आई जंप, मैं पानी में गया, आंखें बंद थी, पानी से बाहर आया, एंड द मोमेंट आई जंप, वो जो फियर था वो प्लेजर में चेंज हो गया। यस आई डिड इट। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो कहते हैं ना मेमोरेबल मोमेंट बन जाता। और उसके बाद उसको मेमोरेबल मोमेंट ये हो गया कि क्योंकि मेरे पीछे भी कई बच्चे कूद रहे थे, बोट वाले भैया उनको संभालने में लगे हुए थे और मैं बह रहा था। लाइफ जैकेट थी पर मैं बह रहा था, और बहते बहते मैं तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास में जा चुका था आगे। मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे डर लगने लग गया, बट मुझे ये भी कॉन्फिडेंस था कि आई कैन स्विम, बट इतनी तेज लहरों में स्विम करना मुश्किल है। फिर वही पता, सारा खेल यहाँ का है। फिर टेक्निकल लगाया कि भैया लहरें ऐसे चल रही हैं तो मुझे डायगनली वहां तक तैरना है, मैं किनारा पकड़ दूंगा और फिर वो पीछे से आके मुझे बचा लेगी। वो होप भी थी जो उस बोट वाले ने हमें दी भी थी। मैं तैर के किनारे तक पहुंचने ही वाला था, बोट वाला आ गया, बोला भैया आप वापस आओ। मैं बोला मुझे में स्टेमिना ही नहीं है इतना, आधी गंगा पार करके इधर पहुंचा हूं, आप वापस बुला रहे हो। फिर धीरे 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 मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे कैरी किया, और वो मोमेंट जो है वो सरप्राइजिंगली बड़ा मेमोरेबल रहा। चाहे उसकी कोई फोटो बिल्कुल ना हो, लेकिन वो यहाँ आज भी एज इट इज है।
काफी साल हो गए इसमें। द थिंग इज, मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया, एंड जैसे ही मैंने अपने विश्वास को चैलेंज किया, मेरी लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस आ गया। अब मेरे बिलीफ चेंज हो गए। अब मुझे रिवर राफ्टिंग ले जाओ, अब मुझे कुदाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, बिकॉज वो मैं पहले कर चुका। ऑलराइट, अगर आप 400 वर्ड पहले कर चुके होगे तो आपको 400 वर्ड मुश्किल नहीं लगेंगे, यस और नो? सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। ये इस तरह से समझो, अगर आप 20 कदम चल सकते हो तो 200 भी चल सकते हो और 2000 भी चल सकते हो। अगर आप छोटी बुक याद कर सकते हो तो बड़ी भी कर सकते हो। लेकिन हमारे अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है ना। ये जो आवाज हमें रोकती है, ये आवाज जो हमें हर काम करने से रोक देती है, डरा देती है, हमें इस पे खुद ही काबू करना पड़ेगा, इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। कितनी मोटिवेशनल बुक समझ लो, जब तक खुद अपने आप को काबू करना नहीं चाहोगे वो होगे ही नहीं। समझ रहे हैं? हम सभी ना किसी स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहां हमारा दिमाग कुछ करना ही नहीं चाहता, उदासीनता आ जाती है जीवन में। और जब वो उदासीनता आ जाती है जीवन में, वो स्टेट ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज तभी होता है जब हम अंदर से कोई डिसीजन लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। ऑलराइट, तो डीडीजी, डिलीट कम करना है, डिस्टॉर्ट कम करना है, जर्नलाइजेशन, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब सब चीजें कम करनी है तो एक ही चीज काम आती है जो इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जानना चाहेंगे? अब क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि हमारा ब्रेन दो चीजों मतलब हमारी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करता है और इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझता है, तो ये जो विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक, विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक, पढ़ाई लिखाई में कितनी सेंस होती है? ज्यादातर विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक, देखना, सुनना और लिखना, महसूस करना। तो ये इसको हम ऐसे समझें, विजुअल एक्सटर्नल, बाहर वाली, ठीक है, ऑडियो एक्सटर्नल, काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर वाली, और विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक इंटरनल। विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक इंटरनल। तो हमारा ब्रेन एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस नहीं समझता, उसके लिए एक्सटर्नल जैसी है, इंटरनल भी बिल्कुल वैसी है। जो मैं दिमाग में सोचता हूँ, जैसे अभी आपने विजुअल सोचा ना, घर का गेट सोचा, घर सोचा, फ्रिज सोचा, नींबू सोचा, वो विजुअल इंटरनल था। जो साउंड आपने सुना ऑडियो इंटरनल था, और जो महसूस आपने किया, टेस्ट या जो फीलिंग महसूस की, ठंडा है, गर्म है, या घर आते ही घर की अच्छी वाली फीलिंग आई, वो काइनेस्थेटिक इंटरनल था। तो ब्रेन के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल सेम है। तो अब अगर एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाए तो डीडीजी होगा ही नहीं, ये पहली बात है। मतलब एक्सटर्नल इंटरनल तभी बराबर हो सकते हैं जब डीडीजी ना हो। अगर डीडीजी है तो जो देखा वो सेम अंदर नहीं रहेगा, जो सुना वो सेम अंदर नहीं रहेगा, जो महसूस किया वो सेम अंदर महसूस नहीं होगा। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों के दोनों जो हैं आपके अलग होते हैं डीडीजी की वजह से, और इसका इलाज भी यही है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक जो आप इमेजिन कर रहे हो उसको अच्छे से इमेजिन करना, जैसा आप चाहो, ना कि जैसा आपका दिमाग आपको इमेजिन करा। आप जैसा चाहो वैसा इमेजिन कर। अभी हमने ऑरेंज वाली एक्सरसाइज में क्या करते हैं, जो देखा था उसे याद करने की कोशिश करो। तो हमने क्या कर रहे हैं, विजुअल इंटरनल बना रहे हैं दोबारा, वो नहीं जो आपने सुना था या देखा था, हम याद करा रहे हैं आपको, क्योंकि कॉन्शियस मेमोरी थोड़े टाइम के लिए होती है। याद किया था ना, कॉन्शियस माइंड में लिमिटेड स्पेस होता है, तो थोड़े टाइम में जैसे ही खत्म करते ही ऑरेंज एक्सरसाइज करके विजुअल इंटरनल बना लो, इमेजिन करो दोबारा सब कुछ, जो जो सुना था, चाहे वो छोटा साउंड था, बड़ा साउंड था, वो सब दोबारा सुनो, और जो महसूस किया था उसे दोबारा महसूस करो। ठीक है, ये विजुअल ऑडियो काइनेस्थेटिक डीडीजी का यही इलाज है। प्लस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन करना पड़ेगा, चीजें सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मीनिंग क्या कहने के लिए। अब आज एक जो स्टोरी में सुना रहा हूं आपको,
या जो करा रहा हूं उसमें एक नई टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसमें स्टोरी विद बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। स्टोरी विद बॉडी लैंग्वेज। पहले वाली सिर्फ स्टोरी थी, इसमें स्टोरी विद बॉडी है। आप अपने शरीर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जो एक्टिविटी मैं करूंगा वो सेम एक्टिविटी आपने मेरे साथ रिपीट करनी है, राइट। सेम एज इट इज। पहले मैं एक बार सारी करके दिखाता हूं, फिर आपने मेरे साथ एज इट इज कॉपी करनी है। जो मैं बोलूं वो बोलना है, जो मैं इमेजिन करने के लिए बोलूं वो इमेजिन करना है, जो मैं फिजिकली करने के लिए बोलूं वो फिजिकली करना है। मतलब बी ए के तीनों करना, ठीक है। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। पंडित जी ने गुल्लक ली। अब जैसे ही मैंने पंडित बोला तो पंडित की तस्वीर मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। कोई भी पंडित, चाहे आपका नॉन पंडित है, आपका कोई फ्रेंड पंडित है, या मंदिर का कोई पंडित है, कोई भी आपके दिमाग में एक पंडित की तस्वीर आ जानी चाहिए। उनके हाथ में गुल्लक। अब गुल्लक यहाँ है नहीं, लेकिन सोचो कि हाथ में गुल्लक है, उसमें लाल रंग डाला। तो इमेजिन करना है कि हाथ में से लाल रंग गुल्लक में पंडित डाल रहा है, वो गुल्लक मुझे दिया। तो इमेजिन करो पंडित आपको गुल्लक दे रहा है और आप गुल्लक को ऐसे पकड़े हुए, ठीक है। अब मैं गुल्लक लेके इंद्रलोक गया। इंद्रलोक जहाँ पे इंद्र भगवान सभी देवी देवता रहते हैं, स्वर्ग, ठीक है ना। मैं इंद्रलोक गया। इंद्रलोक पे सुनहरे रंग का मोर मिला। मोर ऐसे उड़ रहा है, गोल्डन कलर का है। मैं मोरी कलर 3D यूनिक आई भी डाल रहा हूँ, ठीक है। मोर ने मेरे पैर छुए। कौन सा मोर आपके पैर छुएगा? यूनिक बना रहा हूँ, ठीक है। आई भी डाल रहा हूँ आपके छुए। मोर ने मेरे पैर छुए, मोर ने पैर छुए, मोर ने मेरे चरण छुए, सॉरी, मोर ने मेरे चरण छुए। चरण छूते ही इंद्र देवता प्रकट हो गए। अब भगवान ऐसे कहता, इंद्र देवता बोले तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है। ये हो गया कब्जे में, है ना, उसे मुट्ठी में बंद कर रखा है। तो तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है। तो राजीव नाम के किसी बंदे को अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इमेजिन कर लो किसी बंदा, उसका नाम राजीव। आपका कोई स्कूल का, कोचिंग का कोई ड्राइवर, हाउसकीपर, कोई भी आपका कोई फ्रेंड राजीव। सोचना, राजीव की तस्वीर दिमाग में आनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है, उससे मिलना है तो वापस चंद्र पे जाओ। पहले मैं इधर गया था ऊपर, अब मैं वापस जा रहा हूं नीचे। स्वर्ग ऊपर है, चांद नीचे है, ठीक है। तो मैं वापस चंद्र पे गया। चंद्र पे मुझे नरसिम्हा मिला। नरसिम्हा भगवान देखा होगा आपने, विष्णु भगवान का अवतार, शेर। तो नरसिम्हा शेर ऐसे ही होता है। तो नरसिम्हा मिला। नरसिम्हा को देख के मैं डर गया। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने शेर आएगा तो आप डर जाओ। तो नरसिम्हा को देख के मैं डर गया। तो आपने ये फीलिंग को फील, डर की फीलिंग को फील कर। नरसिम्हा बोले तुम तो बहुत डरपोक हो, जाओ पहले अटल होके आओ। अटल माने मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो गया, अटल हो गया। और अब किसी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम ऐसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है ना, अटल हो गया। ये बॉडी लैंग्वेज है। मैं अटल होने के लिए वापस धरती पे बिहार में गया, ठीक है। बिहार में मुझे देवों का काला घोड़ा मिला। देवों का घोड़ा, देवताओं का घोड़ा, ऑब्वियस सी बात है उसको पंख पंख होंगे। जैसे हरक्यूलिस वगैरह मूवी देखी आपने, उसमें घोड़ा होता है, पंख वाला उड़ता है वो। तो देवों का घोड़ा मिला, उसको पंख भी है। घोड़ा बोला तुम यहाँ कहाँ गए, अटल होना है तो गुजरात जाओ। अब मैं बिहार के खड़ा हूँ तो गुजरात मेरे पीछे पड़ेगा, है ना, इस तरफ पड़ेगा। मैं बिहार पे खड़ा हूँ तो गुजरात इधर है। तो मैं वापस गुजरात गया। मैं अटल होने के लिए कहाँ गया? गुजरात गया। गुजरात में जाके मैं, गुजरात बहुत सुंदर था, उसने मेरा मन मोह लिया। अब कोई चीज आपको प्यारी लगती है तो गले से लगा लेते। गुजरात ने मेरा मन मोह लिया और मैं नमो नमो, भगवान का धन्यवाद करते हैं ना, नमो नमो, मैं नमो नमो कर, स्टोरी खत्म हो गई। अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे सारी स्टोरी, करें? स्टार्ट करें। पंडित जी ने गुल्लक ली, उसमें लाल रंग डाला, वो गुल्लक मुझे दिया। मैं गुल्लक लेके इंद्रलोक गया। तो इमेजिन करते रहो, ये सारी चीजें इमेजिन करते रहो अपने दिमाग में। मैं गुल्लक लेके इंद्रलोक गया। अब इंद्रलोक इमेजिन कर लो कैसा होगा, ठीक है ना, स्वर्ग कैसा हो सकता है, फिर लिखा हुआ। मैं इंद्रलोक गया। इंद्रलोक पे सुनहरे का मोर मिला। मोर ने मेरे चरण छुए। जैसे ही मोर ने चरण छुए, इंद्र देवता प्रकट हो गए। अब इंद्र देवता के दिमाग में बना, ठीक है। इंद्र देवता बोले तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है। कौन राजीव है? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है, उससे मिलना है तो वापस चंद्र पे जाओ। मैं वापस चंद्र पे गया। मैं वापस चंद्र पे गया।
चंद्र पे मुझे नरसिम्हा मिला। नरसिम्हा को देख के मैं डर गया। नरसिम्हा बोला तुम तो बहुत डरपोक हो, जाओ पहले अटल होके आओ। मैं अटल होने के लिए बिहार गया। बिहार में मुझे देवों का घोड़ा मिला। घोड़ा बोला तुम यहाँ कहाँ गए, जाओ पहले गुजरात जाओ। मैं अटल होने के लिए गुजरात गया। गुजरात में जाके मैं अटल हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। गुजरात बहुत सुंदर था, उसने मेरा मन मोह लिया और मैं नमो नमो करने लगा। याद हो गई सारी छोटी सी। अब मुझे बताएं 1947 से लेके अब तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या आपको उनके सबके नाम याद है? नहीं है? आपको देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या नाम छुपा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं स्टोरी भेज भी चुका हूं, ये आपने शायद पढ़ी होगी, उसमें नाम भी सारे छुपे। तो पंडित जी जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना? तो पंडित वर्ड आते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रिगर होता है। गुल्लक, गुल्लक रिप्रेजेंट करता है गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, उस गुल्लक में क्या डाला था हमने? पैसों की जगह लाल रंग बना रहे थे। ठीक है ना? अब लाल रंग रिप्रेजेंट करता है लाल बहादुर शास्त्री को। वो गुल्लक मुझे दिया, दोबारा गुल्लक आया, वो गुल्लक मुझे दिया, गुल्लक मेरे पास है। तो दोबारा कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। अब गुलजारी एक ऐसा वर्ड है जो याद नहीं रहेगा, लेकिन गुल्लक याद रहेगा। गुल्लक से ऑटोमेटिकली दिमाग में गुलजारी वर्ड ट्रिगर हो जाएगा। इसको हमने बोलते हैं ट्रिगर। तो हमने एक वर्ड को एसोसिएट कर दिया, इस नाम को एक वर्ड के साथ। ठीक है, अब गुल्लक लेके मैं कहा गया? इंद्रलोक गया। रिप्रेजेंट करेगा इंदिरा गांधी। इंद्रलोक पे सुनहरे रंग का मोर मिला, मोर रिप्रेजेंट करेगा मोरारजी देसाई। ठीक है, अब क्योंकि मैं मोरारजी को नहीं जानता, तो मोरारजी से जुड़ा हुआ कोई नॉन और कॉमन नाम मैं बना सकता हूं, क्योंकि हमारा दिमाग मोरारजी देसाई को याद नहीं रखेगा, वो उसी नाम को याद रखेगा जो नॉन और कॉमन होगा। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं क्योंकि वो बहुत बार यूज किया गया है, कॉमनली यूज किया है। नरेंद्र मोदी को याद करते हैं क्योंकि कॉमनली यूज किया है। बाकी प्रधानमंत्रियों के नाम आते ही नहीं है तो याद होते नहीं। ठीक है, अब नाम नॉन और कॉमन नहीं है तो हम उसे नॉन या कॉमन बनाएंगे। तो मैं मोर को जानता हूं, मोर और मोर मैच करता है। ठीक है, मोरारजी देसाई। उसके बाद मोरारजी देसाई आने के बाद उन्होंने क्या किया? चरण सिंह। चरण सिंह जैसे ही आए, इंदिरा गांधी दोबारा बन गई। इंदिरा गांधी के बाद बने राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद बने वापस, मैं वापस गया था। अब मुझे वीपी सिंह याद नहीं है, लेकिन वापस याद है। वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। मैं इवन यहाँ पे वापस की जगह विश्व नाम भी यूज कर सकता था। मैं वापस विश्व में गया। विश्व मतलब वर्ल्ड। ठीक है ना? आपकी चॉइस, आप कैसे भी बना सकते हो। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में वापस, आजकल व्हाट्सएप पे चलता है ना, ऐसे टाइपिंग चलती है, हाँ, तो मैंने वापस ऐसे बनाया। मैं वापस कहाँ गया? चंद्र पे। तो कौन बने? चंद्रशेखर। हाँ, वापस मैं कहाँ गया था? चंद्र पे, तो चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर के बाद बने नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के बाद बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बने देवगौड़ा। ठीक है, अब मुझे देवों का घोड़ा और देवगौड़ा मैच कर रहा था, तो ये वर्ड
मिस्टर देवगौड़ा के लिए बनाया, देवीगौड़ा के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ गया, गुजरात, तो गुजरात आई के गुजराल, गुजराल गुजरात मैच कर रहा है, जरूरी नहीं है मैं पहला वर्ड लूंगा, मैं लास्ट वाला भी ले सकता हूँ जिससे भी याद रहे, ठीक है, जो भी मैच करे। आई के गुजराल के बाद दोबारा मैं अटल हो गया, आई के गुजरात जाने के बाद मैं अटल दोबारा हुआ था ना, हो गया अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर मनमोहन और नमो नरेंद्र मोदी, आजकल चल रहा था ना व्हाट्सएप पे नमो नमो नरेंद्र मोदी, हमने उसको यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी प्लस इमेजिनेशन। अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया आप मुझे बताएं कि राजीव गांधी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे। राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो राजीव गांधी कहां पे थे स्टोरी में, हाथ कैसे करे थे, हाथ करो हाथ करो, उसके बाद सॉरी उससे मिलना है तो वापस आप भूल गए, मूवमेंट फिर भूल गए, ये मैंने बताया ना, आपको हेजिटेट नहीं होना, मैं भी तो कर रहा हूं, आपको हेजिटेट नहीं होना है। तुम्हारा दोस्त राजीव मेरे कब्जे में है, उससे मिलना है तो वापस चंद्र पे जाओ, तो पी सिंह एंड चंद्रशेखर उनके बाद बने, है ना। मुझे बताएं देवगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, स्टोरी में जाएं, सीधा स्टोरी में जाएं, देवगौड़ा कौन बने थे, आई के गुजराल, आई के गुजराल, गुजरात गए ना। अब क्या हो गया, फिर आपने बॉडी लैंग्वेज छोड़ा, घोड़ा क्या बोला, गुजरात जाओ, तो गुजरात से तुम्हें गुजराल याद आए, ठीक है। अब क्या होता है, जिस एज में आप है मैं हूं, हमारे लिए बॉडी लैंग्वेज यूज करना ना बड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है, हमें लगता है यार पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस हमारी पढ़ाई में काम नहीं आएगी, हमें अपने आप को फ्री छोड़ना पड़ेगा। अब मान लें कि आप स्टोरी में आपके सामने सेम क्वेश्चन आ जाए कि चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, चरण सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आप सीधा स्टोरी में जाएं, चरण कब यूज हुआ था, ये वर्ड चरण कब यूज हुआ था, मोर ने मेरे चरण छुए, हाथों को यूज करना, मोर ने मेरे चरण छुए, और बैंगोन, ये हाथ ऐसे आते ही आपका दिमाग इंदिरा गांधी, तो ये हाथ की जो मूवमेंट है, बॉडी की जो मूवमेंट है, हमने एक न्यूरल पाथवे बनाया जो हमारी बॉडी से रिलेट करता है, हर एक नाम हमारी बॉडी से रिलेट करता है। मान लेते हैं कि आप दो दोस्तों ने अपनी क्लास के अंदर ये याद किया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आप मुझे बताएं चरण सिंह से पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, और आपका दोस्त पीछे से ये कर रहा है, क्या याद है, आपको स्ट्राइक करेगा ना। मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया कि भैया आप हमें बताएं कि नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है आई के गुजराल, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, चार ऑप्शन है, बताओ। आया ना, स्ट्राइक करके ना अटल बिहारी वाजपेयी, शेर क्या बोला, नरसिम्हा बोला, अटल हो गया। तो अगर आपको वर्ड याद ना आए तो आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और आपको हिंट मिल जाएगा और आप आंसर दे दो। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, भारत के प्रेसिडेंट्स के नाम आपको लिख के दिए गए हैं, आपको उन नाम को बॉडी लैंग्वेज के साथ एक स्टोरी बनानी है along with 40 words। 40 वर्ड्स तो
नॉर्मल 40 वर्ड्स तो हमें करने हैं कॉमन। ये सारे नाम कॉमन नहीं थे, नॉन नहीं थे। अब हम उससे एक लेवल ऊपर आ गए, नॉन और कॉमन नाम नहीं है, अभी हमने याद किया। अब आएंगे प्रेसिडेंट्स के नाम। अब आपने उसकी एक स्टोरी बनानी है बॉडी लैंग्वेज के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा आप कल तक बना पाए। 14 नाम है, छोटी सी स्टोरी बना दे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कोई सवाल, कोई डाउट, प्रश्न है तो पूछिए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड दीजिए। जी बताएं। सर देखिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि नेक्स्ट स्टोरी में ये जो केमिस्ट्री के या ऐसे शब्द आ जाते हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं या अननोन शब्द है, अननोन अनकॉमन शब्द हैं, उनको कैसे याद करें। तो ध्यान से सुनिए। जैसे हमने अभी मोरारजी देसाई का मोर बनाया, चरण सिंह का चरण बनाया, नरसिम्हा राव का नरसिम्हा बनाया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का अटल होना बनाया। हर टेक्निकल हो या रैंडम शब्द हो, उसको हम इसी तरह से चंक डाउन करेंगे। चंक डाउन करके उससे रेलेवेंट कोई वर्ड बनाएंगे। जैसे आपने वर्ड बनाया सिलिकॉन। अब मुझे सिलिकॉन के बारे में नहीं पता, लेकिन ये वर्ड मैंने बड़ा सुना हुआ है, सिली। सुना हुआ है ना, यू आर वेरी सिली, है ना। सिली शब्द हमने कई बार सुना हुआ है, बेवकूफ। कौन, कौन मतलब ठग, चोर, जोकर, ठीक है। तो सिली कौन, इनको मैं दो शब्द बांट दूंगा, ठीक है। जैसे जो स्टोरी चल रही थी, स्टोरी में सडनली सिलिकॉन आ गया, तो मुझे वहां पे एक सिलिकॉन मिला। तो अपने दिमाग में मैं एक जोकर इमेजिन करूंगा जो पागल है, या कोई बंदा, कोई ठग, कोई चोर जो पागल की एक्टिंग कर रहा है। बन गई स्टोरी में, आ गया बंदा, कैरेक्टर आ गया। एक वर्ड है, मान लीजिए कोई और डिफिकल्ट वर्ड हो तो बताइए मुझको, आपके साथ ही लिख देते हैं। अब आयरन जो है, मुझे आयरन से आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? आयरन से या तो वो आयरन, उसे भी आयरन बोलते हैं, या फिर आयरन मैन, है ना। तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेम वर्ड, आप उससे रिलेटेड इमेजिन करोगे। जब आंसर करने का टाइम आएगा तो आप बिल्कुल सही आंसर करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी में उसकी एक इमेज बनाने के लिए। एक वर्ड आ जाता है, मान लीजिए एक वर्ड आ जाता है आपके पास, कैल्शियम। अब मुझे कैल्शियम का नहीं पता, पर कैल्शियम की गोलियां आती हैं, पता है ना। तो मैंने इमेजिन कर लिया कैल्शियम की टैबलेट्स, ठीक है। हड्डियां मजबूत हो रही हैं, कैल्शियम की टैबलेट खाई, मेरी हड्डी मजबूत हो गई। इस तरह से आप हर एक रैंडम शब्द को चंक डाउन करें, टुकड़ों में तोड़ें, और उससे रिलेटेड कोई एक शब्द बनाने की कोशिश करें। ऑलराइट। ये फ्लो जो है ना, ये आप ध्यान से समझिए, ये फ्लो प्रैक्टिस से बनता है। आप जब तक सिंसियर बनोगे ना, मेरी पहले बात समझ लीजिए, जब तक आप सिंसियर रहोगे, सिंसियर का मतलब बड़े डेडिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, अच्छे शब्द सोचूंगा, बढ़िया सोचूंगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला। जितना बेवकूफ से बेवकूफ, सिली से सिली थिंग सोच सकते हो, अजीबोगरीब चीजें सोच सकते हो, यूनिक चीजें सोच सकते हो, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। अरे कहां मैं इंद्रलोक चला गया, मोर मेरे पैर छू रहा है, नरसिम्हा भगवान सामने खड़े हैं, और चांद, स्वर्ग से चांद और चांद से धरती पहुंच गया। मन मर्जी जो मन में आए सोचो यार। अपने अपने लिमिट्स को पुश करो, अपने आप को फ्री कर दो, बांधो मत। आपने अपने आप को बांधा हुआ है, मैं कुछ ऐसा सोचूं जो सही लगे। एक्चुअली आपको किसी को सुनाना नहीं है, आपको अपने आप को बताना है, आपको दूसरे को नहीं सुनाना। और दूसरे को भी अगर सिखाना या सुनाना पड़ जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है ब्रो, अच्छी लगेगी, मजेदार स्टोरी लगेगी। मैंने बताया ना, यूनिकनेस और हाई, ये मिस मत करो।
आप अपने आप को जोड़ के रखो। ये सिलिकॉन जो था वो मेरे से टकराया था एक पागल जोकर। आयरन मैन मैं बन गया, कैल्शियम की गोली मैंने खाई। आ रही है बात समझ में? मैं मेरा मुझको मुझसे मुझे ये आपको यूज करना पड़ेगा। आई मी माई सेल्फ। ओके, तब याद होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। एक काम करें, अगर आपको मुश्किल वर्ड होने में दिक्कत आ रही है, 2-4 सेट 40-40 वर्ड के कॉमन वर्ड ले लें। पेन, टेबल, बाउल, फ्लावर्स, बोर्ड, बेड, चेयर, एनीथिंग। ठीक है, अपने आप कुछ भी शब्द ले लें 45 वर्ड और उनको प्रैक्टिस करें। मुश्किल से नहीं हो रहा, पहले आसान से कर ले, फिर मुश्किल पे आ जाइएगा धीरे धीरे। ठीक है, बट मैं अभी भी बता रहा हूं आपको 40 वर्ड जल्दी करने हैं बिना रुके। चाहे कितनी भी टेक्निक में सिखाता जाऊं, उन टेक्निक के साथ पिछला होमवर्क आप करेंगे। आपको अपनी स्पीड 3 से 5 मिनट तक लेके आनी है वर्ड्स को स्टोरी बनाने की, कम से कम इन कुछ दिनों में। आ रही है समझ में मेरी बात? ठीक है, अभी सीखना, अब कर लेंगे ना। आज भी तो किया हमने, आज हमने उसको समझा कि अगर कोई मुश्किल शब्द आता है तो उसको ऐसे तोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सोच के लिंक कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। अब हर एक शब्द एक ट्रिगर है। इंद्र भगवान, इंद्र लोक, इंदिरा गांधी का ट्रिगर है। गुल्लक जो है गुलजारी लाल नंदा का ट्रिगर है। ये ऐसे ट्रिगर आप बना सकते हो। ठीक है, करिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कल और ज्यादा आप समझ के आए। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।